डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वायुमंडल एटमॉस्फेयर, जो जयनारायण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार बीएससी भाग तृतीय के विद्यार्थियों से संबंधित हैं, जो कि वनस्पति शास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी की प्रथम इकाई में शामिल किया गया है, जिसमें हमें बात करनी है गैसियस कंपोजिशन या गैसीय संगठन की। तो सबसे पहले वायुमंडल क्या है उसके बारे में बात करते हैं। पृथ्वी को चारों ओर से आवृत करने वाली एक गैसीय परत या वायु के आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। वैज्ञानिक त्रिवार्ता 1956 के अनुसार पृथ्वी को परिवेष्टित करने वाली गैसों का एक विस्तृत आवरण, जो पृथ्वी का अभिन्न अंग होने के साथ साथ ही इसे चारों ओर से घेरे हुए रहता है, उसे वायुमंडल कहते हैं। एक सामान्य अवधारणा के अनुसार वायुमंडल का निर्माण करने वाली गैसीय परत, जो कि गैसीय मेंटल के नाम से जानी जाती है, पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किलोमीटर या इससे भी अधिक ऊंचाई पर बाहरी अंतरिक्ष में फैली हुई है। वायु की उपस्थिति समस्त जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक CO2 वायुमंडल से प्राप्त होती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार वायुमंडल में वायु की कुल मात्रा लगभग 6 × 10⁻15 टन है, लेकिन पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो इसके साथ ही वायु भी धीरे धीरे हल्की होती जाती है। इस प्रकार वायुमंडल की अनुमानित ऊंचाई 1000 किलोमीटर में से वायु का 75% भाग 16 किलोमीटर तथा 50% भाग लगभग 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है। वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की परतों में मुख्य रूप से नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का मिश्रण पाया जाता है तथा अन्य गैसों की मात्रा अत्यंत कम या नहीं के बराबर होती है। वायुमंडल में धरती से 150 किलोमीटर की ऊंचाई से अधिक वाले क्षेत्रों में मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है। इस प्रकार वायुमंडल को जीवन के लिए आवश्यक अनेक तत्वों का भंडार गृह भी कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर संपन्न विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य वायुमंडल द्वारा संधारित होते हैं, जैसे सूर्य से पृथ्वी पर आने वाले विकिरणों को छानना, फिल्ट्रेशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी एवं मौसम व जलवायु का स्थायीकरण तथा धरती की सतह को ऊष्मा से बचाना इत्यादि कार्य वायुमंडल के द्वारा किए जाते हैं। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ गैसें अधिक मात्रा में तथा कुछ गैसें बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैसों की बात करें तो उसमें सबसे पहले नाम आता है नाइट्रोजन, जो कि 78.08%। उसके पश्चात ऑक्सीजन 20.95, उसके पश्चात आर्गन 0.93 तथा सबसे अंत में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% मात्रा में पाई जाती हैं। इन प्रमुख गैसों के अतिरिक्त भी कुछ अन्य गैसें वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं, जैसे नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एवं ओजोन। इन गैसों के अतिरिक्त पूरे वायुमंडल में लगभग 4% मात्रा में वाटर वेपर या जल वाष्प पाई जाती हैं। ये देखा गया है कि औद्योगिक महानगरों के आसपास की वायु में प्रदूषणकारी गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि विद्यमान होती हैं। इन गैसों के अतिरिक्त भी कुछ ठोस कण पाए जाते हैं, जिसमें धूल, धुएं के कण, कवक बीजाणु, परागकण एवं अन्य पौधों के बीजाणु भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म जीव भी वायु में निलंबित अवस्था में मौजूद रहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित गैसें पृथ्वी पर मौजूद प्राणियों व पेड़ पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि पृथ्वी पर निरंतर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के चक्र संचालित होते रहते हैं। ये चक्र वायुमंडल, मृदा एवं प्राणियों के बीच में
सर्कुलेट या चक्र के समान पाए जाते हैं एवं प्रत्येक गैस एक चक्र के रूप में ही गतिशील होकर भ्रमण करती हैं। परिणाम स्वरूप प्रकृति में संतुलन बना रहता है। प्रत्येक सजीव श्वसन क्रिया के अंतर्गत वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है एवं CO2 का निष्कासन करता है। लेकिन स्वपोषी पादपों की बात करें तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं एवं ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल में विभिन्न गैसों का संतुलन बना रहता है। विभिन्न प्रकार के पौधों के ऊतकों में नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु एवं नील हरित शैवाल पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट एवं नाइट्राइट में परिवर्तित कर पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं। इसी कार्य को संपादित करने के लिए मृदा में भी विशेष प्रकार के नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु एवं नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। श्वसन क्रिया समस्त जीवधारियों में निरंतर अर्थात दिन एवं रात सभी समय संचालित होने वाली प्रक्रिया है। लेकिन स्वपोषी हरित पौधों में संचालित होने वाली प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया केवल दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है उसी समय होती है। इस प्रकार पेड़ पौधे एवं प्राणी ऑक्सीजन का निरंतर उपयोग करते हैं, लेकिन इसके बावजूद संश्लेषण की क्रिया इतनी सक्षम होती है कि इसके द्वारा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन एवं CO2 का संतुलन निरंतर कायम रहता है। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की सांद्रता प्राय पेड़ पौधों की वितरण एवं इनकी वृद्धि को नियंत्रित करती है। ऑक्सीजन जल में अपेक्षाकृत कम मात्रा में घुलनशील होती है एवं इसकी विसरण क्षमता भी कम होती है। लेकिन जलाशय में उपस्थित अनेक जलोद्भिद पादप प्रजातियों में उपस्थित वायु प्रकोष्ठ एयर चेंबर के अंदर ऑक्सीजन इकट्ठी रहती है। यही नहीं, जलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निष्कासन भी अधिक मात्रा में होता है। वायुमंडल में उपस्थित CO2 की सांद्रता प्राय कार्बन मेटाबॉलिज्म कार्बन उपापचय की प्रक्रिया के अंतर्गत सीमाकारी कारक के रूप में परिलक्षित होती हैं। यही कारण है कि पेड़ पौधे कार्बनिक पदार्थ या जैव पदार्थ युक्त मृदा में अत्यधिक वृद्धि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इस प्रकार की मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव अपनी सक्रियता द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों से पर्याप्त मात्रा में CO2 का निर्माण कर देते हैं। यदि वायुमंडल में CO2 की सांद्रता अधिक हो तो इसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव पौधों की जड़ों तथा मृदा वायु संगठन पर दिखाई देता है। क्योंकि CO2 जल में सुगम रूप से घुलनशील है, अतः ये जलोद्भिद पौधों को आसानी से निरंतर प्राप्त होती रहती हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा 78% होती है, लेकिन इसके निष्क्रिय होने से पौधों पर इसका सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। यद्यपि प्रोटीन, क्लोरोफिल एवं एंजाइम संश्लेषण में प्रयुक्त होने के अतिरिक्त नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि, प्रजनन एवं श्वसन जैसी महत्वपूर्ण जैविक क्रियाओं में भी परोक्ष रूप से काम आती हैं, फिर भी यह प्रत्यक्ष रूप से या सीधे ही पादप कोशिकाओं द्वारा अवशोषित नहीं होती हैं। पौधों को नाइट्रोजन केवल नाइट्राइट एवं नाइट्रेट के रूप में उपलब्ध होती हैं तथा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण केवल नील हरित शैवालों एवं मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणुओं के द्वारा ही होता है। फिर भी सभी जीवधारियों में विभिन्न जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं CO2 इत्यादि वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें हैं, परंतु इन गैसों के अतिरिक्त पूरे वायुमंडल में आयतन के अनुसार लगभग 4% भाग के बराबर जल वाष्प हमेशा उपस्थित रहती हैं। जल वाष्प की उपस्थिति के कारण वायु में आर्द्रता पाई जाती है तथा इसका नियंत्रण ताप के द्वारा या टेम्परेचर के द्वारा किया जाता है। ठंडी एवं नम हवा या गर्म एवं सूखी हवा का पौधों की वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। प्राय 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल में प्रमुखतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन व CO2 इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल के इस भाग को सममंडल कहते हैं। इससे ऊपर जैसे ही हम जाते हैं तो बाहरी गैसें नीचे व हल्की गैसें ऊपर की ओर वितरित रहती हैं। इस ऊपरी वायुमंडल भाग को हम विषममंडल या हेट्रोस्फीयर कहते हैं।
गैसों के वितरण के आधार पर वायुमंडल के स्तरीकरण को देखा जाता है और इस स्तरीकरण को सटक्लिफ के अनुसार वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम से जाना जाता है और जिसको इन्होंने निम्न 5 भागों में बांटा था। ये परतें आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रही हैं कि अर्थ के चारों ओर सबसे जो निकट परत है वो आपकी ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल, उसके ऊपर की तरफ स्ट्रेटोस्फियर स्थिर मंडल, उससे ऊपर मेसोस्फियर मध्य मंडल से ऊपर थर्मोस्फियर तापमंडल और सबसे ऊपर की तरफ आपके एक्सोस्फियर या बहिर्मंडल। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल यह वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है। इसकी सबसे ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज कहते हैं। भूमध्य रेखा पर इसकी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई सर्वाधिक लगभग 18 किलोमीटर होती है, किंतु अक्षांश में वृद्धि के साथ साथ इसकी ऊंचाई क्रमशः घटती जाती है। जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल में तापमान की ह्रास दर के कारण ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ ही तापक्रम घटता जाता है। ये देखा गया है कि 165 मीटर ऊंचाई बढ़ने पर लगभग तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, जिसे हम लैप्स रेट या सामान्य ह्रास दर कहते हैं। क्षोभ मंडल में सबसे कम तापक्रम भूमध्य रेखा पर होता है, क्योंकि यहाँ इसकी ऊंचाई सर्वाधिक होती है। सभी जीवधारियों के लिए वायुमंडल की यह परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वायुमंडल की सर्वाधिक 75% मात्रा इसी मंडल में समाहित होती है। अनेक मौसमी परिघटनाएं जैसे बादलों का बनना, बिजली का चमकना, आंधी तूफान का उठना इत्यादि सभी इसी परिमंडल में संपन्न होती हैं। क्षोभ मंडल से उठने वाली संवहनिक वायु धाराएं इस मंडल को पार नहीं कर पाती। परिणाम स्वरूप पृथ्वी की नमी भी क्षोभ मंडल के बाहर नहीं जा पाती। क्षोभ मंडल के बाद में ऊपर की तरफ जो परत हैं वो हैं स्थिर मंडल स्ट्रेटोस्फियर। वायुमंडल की परत क्षोभ मंडल के बाद पाई जाती है। इसकी क्षेत्र सीमा लगभग 30 किलोमीटर तक होती है। स्थिर मंडल की इस क्षेत्र सीमा को हम स्ट्रेटोपॉज या स्थिर सीमा कहते हैं। क्षोभ सीमा के ऊपर अर्थात पृथ्वी की सतह से 21 से 50 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई पर तापमान या तो अपरिवर्तित रहता है या बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए वायुमंडल के इस भाग को हम समताप स्तर आइसोथर्मल लेयर कहते हैं। ओजोन मंडल पृथ्वी की सतह से 15 से 45 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, लेकिन ओजोन की जो सर्वाधिक सांद्रता देखी जाती है वो पृथ्वी की सतह से 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखी गई है। ओजोन गैस में सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोखने की विलक्षण क्षमता होती है। इससे स्थिर मंडल के तापमान में बढ़ोतरी होती है। स्थिर मंडल में वायु का लगभग 24% भाग पाया जाता है तथा शेष 1% हिस्सा इससे ऊपर की वायुमंडलीय परतों में पाया जाता है। क्योंकि नमी एवं सामान्य धाराओं का इस मंडल में अभाव होता है, अतः यह मौसम रहित मंडल है। स्थिर मंडल के ऊपर की तरफ जो वायुमंडल की परत हैं, तीसरे नंबर की मध्य मंडल मेसोस्फीयर। स्थिर मंडल से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र अर्थात पृथ्वी की सतह से लगभग 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई की वायुमंडलीय सतह को मध्य मंडल या मेसोस्फीयर कहा जाता है। इसकी परिसीमा को मध्य सीमा मेसोपोज कहते हैं। वायुमंडल की इस परत के तापमान में तेज़ी से कमी आती है तथा 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 100 डिग्री तक गिर जाता है, अर्थात वहाँ पर हमें तापमान -100 डिग्री सेल्सियस दिखाई देता है या महसूस होता है। मध्य मंडल का प्रमुख कार्य सूर्य की किरणों की रेडियो तरंगों को अवशोषित करने का है। मध्य मंडल के ऊपर की तरफ वायुमंडल की चौथी परत आयन मंडल या तापमंडल आयनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। मध्य मंडल से ऊपर उपस्थित वायुमंडल की परत को आयन मंडल या थर्मोस्फीयर कहते हैं। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित होती हैं।
मध्यमंडल से ऊपर थर्मोस्फीयर में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो इसके साथ ही तापमान में क्रमिक रूप से वृद्धि होती है। इसकी ऊंचाई सीमा 400 किलोमीटर तक होती है एवं यहाँ का संपूर्ण वायुमंडल पराबैंगनी किरणों की प्रक्रिया के कारण आयनीकृत होकर पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन निर्मित करता रहता है। अधिक उच्च अक्षांशों पर दिखाई देने वाले रंग बिरंगे प्रकाश भी आयन मंडल में ही उत्पन्न होते हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में जहाँ 6 माह की रात्रि होती है वहाँ के निवासी आयन मंडल द्वारा उत्पन्न रंग बिरंगे गुलाबी और बैंगनी प्रकाश में ही इस अवधि में अपना कार्य संपन्न करते हैं। इस परत के पास बाद में वायुमंडल की सबसे अंतिम परत बहिर्मंडल 5वीं परत है। यह आयन मंडल से भी ऊपर अवस्थित अर्थात वायुमंडल की सबसे बाह्य परत है। इसके अंतर्गत वायुमंडल का ऊपरी भाग जिसमें कुछ हवा के कण आयनीकृत नहीं हो पाते वे ही अंततः विसरित होकर ऊपर उठ जाते हैं तथा यही वायुमंडल का निर्माण करते हैं। वायुमंडल के इस क्षेत्र की सीमा 400 से 1000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर है। यहाँ हाइड्रोजन अणुओं पर कॉस्मिक किरणों की प्रक्रिया से हीलियम का निर्माण होता है एवं इसके अतिरिक्त यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाता है। यह हमारी धरती के वायुमंडल की अंतिम परिसीमा है। इसके पश्चात वायु तत्व समाप्त हो जाता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि क्षोभ या ट्रोपोस्फीयर में जो गैसीय मिश्रण उपस्थित हैं उसे वायु कहते हैं तथा यह पृथ्वी के जीवन में प्राणों का संचार करती हैं, प्राणदायिनी कहलाती हैं। तो ये तो वायुमंडल की विभिन्न परतों एवं गैसीय संगठन के बारे में बात हुई। इसके पश्चात जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसके अंदर हम बात करेंगे कि वायु एवं वायु के वनस्पति पे क्या प्रभाव हैं। धन्यवाद।